हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी स्मार्ट ISPCS। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन से। एंड ये जो पूरा कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, ये मैंने 9 थीम्स में डिज़ाइन किया है, कीपिंग इन माइंड आवर गॉस्पेल ट्रूथ, जो कि हमारा है सिलेबस और PYQs। तो किस टॉपिक्स पे कितने PYQs आए हैं, उसको उतनी वेटेज देते हुए, कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा सिलेबस कवर करते हुए, जो नोट्स होंगे वो क्रिस्प होंगे, जो लेक्चर्स होंगे वो टू द पॉइंट होंगे। मैं आपको जो नोट्स करेंटली आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा जो फैक्ट्स हैं इसमें, कैसे कहाँ इंट्रो कहाँ डायग्राम बना सकते हो, वो सारी चीज़ें इंटीग्रेट करेंगे। एंड मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको कुछ चीज़ें डिक्टेट करूंगा। वो थोड़े बेटर पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, वो भी आप अलोंग विद दीज नोट्स वो आप उनको भी लिख सकते हो, वो आपके कंटेंट को और कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड क्योंकि ये एकदम शॉर्ट क्रिस्प नोट्स हैं, ये आपको डायरेक्टली रिप्रोड्यूस करने हैं एग्जाम्स में। तो लेट अस बिगिन। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज, वो है इंडियाज नेबरहुड रिलेशन। एंड इसमें जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है इंडिया नेपाल रिलेशन। तो क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन को रोटी बेटी संबंध कहा जाता है ना, क्योंकि इतना क्रॉस बॉर्डर पूरा ट्रेड चल रहा है। एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है काफ़ी, ज्योग्राफी जो है वो ओपन बॉर्डर है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो 1850 किलोमीटर ऑफ ओपन बॉर्डर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हिस्टोरिक सिविलाइजेशन टाइज हैं वो, और ये हिस्टोरिक सिविलाइजेशन टाइज कैसे इस समय और एकदम एम्पलीफाई हो रहे हैं, वो है कि जब PM मोदी ने, ऑनरेबल PM ने कहा कि जो बुद्धा थे, ही वॉज बोर्न इन लुम्बिनी विच इज इन नेपाल। तो इन सब स्टेटमेंट से जो कि फॉर्मली रिकग्नाइज किया जाता है, और बेटर तरीके से ये जो हिस्टोरिक सिविलाइजेशनल टाइज है ये और एम्पलीफाई होती हैं। जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात करें हम लोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बायलेटरल ट्रेड चल रहा है, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी इन द सेंस कि देखो ओपन बॉर्डर है तो बहुत सारे इश्यूज भी हैं, जैसे कि स्मगलिंग हो रही है, गन रनिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें क्या बोलते हैं हिसाब रखना है, कि आप इंटरनल सिक्योरिटी में भी पढ़ोगे कि कैसे ड्रोन्स को एम्प्लॉय किया जा रहा है पोर्ट्स बॉर्डर्स और इन सबको देखने और समझने के लिए, और ताकि बेटर तरीके से गार्ड कर सकें। फिर उसके बाद ये सारी चीजें जो है, ये बहुत पहले ही एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुई थी 1950 में। इससे ये चीज़ें बैक्ड हैं, और इससे ये इंश्योर किया जाता है कि बेटर तरीके से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो और कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं आपके इंट्रोडक्शन में। आप एक दो कोड भी और डाल सकते हो, जैसे कि इंडिया एंड नेपाल आर कनेक्टेड बाय बॉन्ड्स ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये हमारे ऑनरेबल PM ने कहा है। तो देखो 2-3 लाइन का इंट्रो होता है, तो आप पिक एंड चूज कर सकते हो, जो भी आपको फैक्ट्स, जो भी ट्रीटी आपको समझ में आ रही हो वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब मूविंग फॉरवर्ड हम लोग चलते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया और नेपाल के रिलेशन का। देखो, सारे की सारी कंट्रीज का ना एक हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किन किन हेड्स में हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, एनर्जी में क्या कोऑपरेशन है, क्या कनेक्टिविटी है दोनों देशों के बीच में, सिक्योरिटी और डिफेंस में क्या एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और भी क्या चीज़ें हैं, डिजिटल फ्रेमवर्क क्या है, सॉफ्ट पावर क्या है। तो इन सब हेड्स में ही आपको सोचना है वाइल राइटिंग योर आंसर, है ना। इससे जैसे कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे हम लोग स्टेक होल्डर अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप इन सारे हेड्स क्या आप अंडर सोचोगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, पॉइंट्स जनरेट होंगे। और बाकी जो भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड है 8 बिलियन का, तो ये आप उसमें प्लग इन कर सकते हो एंड सीधे आपके वो पॉइंट्स निकल आएंगे। तो अब देखो यहाँ पे आप एक ट्राइंगल बनाओ, ट्रेड, क्रूड और FDI का, और बीच में लिख दो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, 8 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड होता है, जिसमें इंडिया अलोन ओनली अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ नेपाल ओवरऑल ट्रेड। ठीक है, तो अब ये देखो कितना ह्यूज इम्बैलेंस है। और एक ये फैक्टर है, और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ना नेपाल अज्यूम करता है कि इंडिया की एक बिग ब्रदर इमेज, है ना। उसको लगता है कि इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितना भी ये बायलेटरल एंगेजमेंट हो रहा है इंडिया और नेपाल का, इसमें चीजें ज्यादा टिल्टेड हैं टुवर्ड्स इंडिया, एंड नेपाल का उतना से नहीं है। तो ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये इट इज क्लोज टू $1.7 बिलियन। ठीक है, अगला आ जाओ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इम्पोर्ट कर रहा है नेपाल, तो 90% जो है वो इंडिया से इम्पोर्ट कर रहा है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ रिजेंटमेंट है, मतलब ये ऑफ कोर्स ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में तो ये सारे पॉइंट्स हैं ही,
बट ये सारे एक पॉइंट ऑफ रिजेंटमेंट भी है कि क्यों हर चीज इंडिया की तरफ इतनी टिल्टेड है, क्योंकि ऑफ कोर्स द साइज ऑफ द नेशन आल्सो डिफर्स कि इंडिया इतना बड़ा है, नेपाल इतना छोटा है, बट स्टिल दीज आर थिंग्स। अगला आ जाओ, सिक्योर्ड वाया मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन। ये पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन है मोतिहारी अमलेखगंज। ये 10 किलोमीटर की है एंड 2019 में ऑपरेशनल हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोनों देशों के बीच में, इज द एनर्जी कोऑपरेशन। अब बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं दोनों देशों के बीच में, फॉर एग्जांपल अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल अपर कर्नाली हाइड्रो प्रोजेक्ट। और दीज प्रोजेक्ट्स आर इंडिया लार्जेस्ट हाइड्रो इन्वेस्टमेंट्स इन नेपाल, ठीक है। और जो अरुण 3 है ये बेसिकली रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर क्या होता है? रन ऑफ द रिवर का मतलब है कि ये जो नदी है उसका नेचुरल जो फ्लो है उसको यूज कर रहा है, उसको एम्प्लॉय कर रहा है, उसको यूटिलाइज करके ये जनरेट कर रहा है जो भी पावर है, ठीक है। और नेपाल ने टारगेट किया है कि 10,000 मेगावाट ऑफ पावर ये इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा बाय 2030। अगला आ जाओ, पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, है ना। अब ये स्टॉल्ड है सिंस 1996 महाकाली ट्रीटी ड्यू टू ऑनगोइंग बेनिफिट शेयरिंग डिस्प्यूट। अब बेनिफिट शेयरिंग डिस्प्यूट में क्या दिक्कत होगी? देखो भाई, ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो तो दोनों देशों में इक्वली डिवाइड होती है, ठीक है। बट जो बेनिफिट्स हैं फ्रॉम प्रोजेक्ट इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, इसमें इंडिया को लगभग 5% ज्यादा से है विद रिस्पेक्ट टू नेपाल। इससे इंडिया का इट इज क्लोज टू 55%। इसमें जो बेनिफिट इंडिया को मिल रहा है डिराइव जो इंडिया कर रहा है इसमें, तो इससे एक थोड़ा इश्यू हो रहा है कि बेनिफिट शेयरिंग में कि नेपाल वांट्स कि दोनों का बराबर बराबर हो। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है। अब जयनगर कुर्था रेलवे लिंक है, ये 2022 में ऑपरेशनल हो गई है। एंड ये जो रेलवे लिंक है ये फैसिलिटेट करती है बेटर कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच में। ऐसे ही रक्सौल काठमांडू ब्रॉड गेज रेलवे है ना, ये इसकी जो लागत है वो 2 बिलियन के आसपास है। ये एक और चीज़ है जो स्ट्रेटेजिक क्यों है ये, क्योंकि जो टेरेन जो है ना, हिमालयन टेरेन, उसकी वजह से इसको स्ट्रेटेजिक कहा गया है। काफी ही डिफिकल्ट टेरेन को बाईपास करते हुए ये डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्या है, जो मल्टीलेटरल एंगेजमेंट है BBIN मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है। अब BBIN मोटर व्हीकल अग्रीमेंट क्या है? ये सीमलेस ट्रैवल को फैसिलिटेट करता है, कार्गो का, पैसेंजर्स का। और ये इसमें कौन कौन से जो मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें है बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है और नेपाल है। तो ये जो मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है इससे सीमलेस स्मूथ फैसिलिटेशन होगा कार्गो पैसेंजर्स का, ट्रैवल का, इनके ट्रैवल का, ठीक है। अब आ जाओ, क्या सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप है इंडिया और नेपाल में। अब देखो, गोरखा रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, ठीक है। 32,000 नेपाली सिटीजन प्राउडली सर्व इन द इंडियन आर्मी और इस गोरखा रेजिमेंट में। फिर एक जैसे कि एक्सरसाइज होती है दो देशों के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसको कहते हैं सूर्य किरण, है ना। ये एनुअल मिलिट्री ड्रिल है जो कि फोकस करता है काउंटर टेररिज्म एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। काउंटर टेररिज्म पता ही है क्यों, पाकिस्तान इसकी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिस्ट, तो हम लोग का काफी फोकस है इस पे। एंड इंडिया हर इंटरनेशनल फोरा पे ये टेररिज्म की बात हमेशा उठाता है। इंडिया ने इस पे भी स्ट्रेस दिया है कि इंटरनेशनल फोरा पे वो टेररिज्म की एक डेफिनेशन डिफाइन कर दे। मतलब UN की तो ऑफ कोर्स एक है ही, बट एक फॉर्मली डिफाइंड डेफिनेशन। तो इसलिए ये एक्साइज सूर्य किरण है इंडिया और नेपाल के बीच में। अगला क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्या है दोनों देशों के बीच में। तो UPI MPI लिंकेज, तो UPI इंडिया का है, MPI नेपाल का है। ये क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को फैसिलिटेट करता है। रेमिटेंस जो है दूसरे देशों से जो आते हैं उनको फैसिलिटेट करता है। जैसे नेपाल से 1 बिलियन के रेमिटेंस आते हैं। अब मेरे को बताओ कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आते हैं और सबसे बड़ा डायस्पोरा कहाँ है इंडिया का। नेक्स्ट आ जाओ, नेपाल ने रुपे कार्ड्स का अपनी इंडस्ट्री में इंटीग्रेशन किया है, जिससे उनके टूरिज्म को, उनके ट्रेड को, उनकी जो फाइनेंशियल इंटरऑपरेबिलिटी है, जो सारे चीज़ें हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकें, सीमलेस तरीके से एग्जीक्यूट हो सकें, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। अगला जो है, जो इंडिया की जो डेवलपमेंटल एड है वो जैसे देखा होगा आपने एक्सटेंड करता रहता है, क्राइसिस के टाइम पे भी एक्सटेंड करता है। डेवलपमेंट एड भी इंडिया एक्सटेंड करता है नेबरिंग कंट्रीज को, क्योंकि हमारा नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है ना, उससे 1.6 बिलियन एक्सीड कर गया सिंस 2014। और जिसमें से 1 बिलियन दिया गया था जब 2015 का अर्थक्वेक आया था नेपाल में। तो एक डेवलपमेंटल एड वाला भी एक एस्पेक्ट है।
फिर उसके बाद ओवर 1000 स्टूडेंट्स ये ट्रेन किए गए हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस में अंडर द आईटेक्स स्कीम। अब आईटेक्स स्कीम क्या है? ये है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की स्कीम। ये 160 देशों में चल रही है। एंड स्पेसिफिकली देखो, इसका सबसे बेस्ट यूज मुझे लगता है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में हो रहा है, कि वहाँ के जो पर्सनल्स हैं उनको ट्रेन करने में, उनको सिखाने में, समझाने में। क्योंकि देखो, सेंट्रल एशिया, अब आपको सबको पता है कि इस समय इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और वहाँ पे चाइना का फुटप्रिंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसे कि इंडिया का ट्रेड सिर्फ 2 बिलियन है सेंट्रल एशिया में, और चाइना का जो है वो 50 बिलियन के आसपास है। तो इन्हीं सब स्कीम से हम लोग अपनी सॉफ्ट पावर के थ्रू यू नो फैसिलिटेट कर सकते हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आईटेक इज वन ऑफ दो स्कीम्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या दिक्कत आ रही है दोनों के उसमें? पहली चीज है काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट। अब नेपाल का जो 2020 का मैप था, इसमें क्लेम किया ये सारे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज इसमें बता दिए, काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाजुरा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बजाय आप लोग लिखो कार्टोग्राफिक अग्रेशन, विच इज अ बेटर टर्म। ज़्यादा मेच्योर टर्म है, ज़्यादा बेटर टर्म है। यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया साउंड करेगा, पॉइंट्स को और आपके मतलब बेटर तरीके से और एम्पलीफाई करेगा जो भी आप कहना चाह रहे हो वहाँ पे। दूसरा है चाइना का फुटप्रिंट। अब देखो, नेपाल नेपाल ने और बांग्लादेश ने, इन सब ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कैसे इंडिया की सोवरेंटी को वायलेट करता है, ये भी मेरे को बताओ आप, है ना? अब यहाँ पे जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स ने ज्वाइन किया है, तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 बिलियन से एक्सीड कर गए हैं। तो ये एक और दिक्कत है। जो चाइना ना ऐसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाता है, अपना डेट दे के फिर उसके बाद में फेवर्स लेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों के थ्रू। जैसे मॉलडीव में क्लोज टू 50% जो उनका नेशन का डेट है, वो क्लोज टू 50% वो चाइना के पास ही है। चाइना से उन्होंने उधार लिया हुआ है। तो ये सारी दिक्कत है। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है? अग्निपथ कंट्रोवर्सी। अब नेपाल ने प्रोव कर दिया था, मतलब जो गोरखा रिक्रूटमेंट है ना, उनको टेन्योर कितना होना चाहिए, कितना कम ज्यादा, उसके ऊपर इन लोगों ने रोक दिया वो। और करंटली 1.2 लाख एक्स सर्विसमैन जो नेपाल में है, उनको 3500 करोड़ मिलता है इंडियन डिफेंस पेंशन में। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया, क्योंकि वो लोग गोरखा रेजिमेंट में सर्व करते थे। अब ये एक दिक्कत होगी। अब सोवरेन एंड बॉर्डर पुलिसिंग। अब जो ओपन बॉर्डर है, वहाँ पे मैंने कहा ना बहुत सारी दिक्कतें हैं। गन रनिंग की दिक्कत है, स्मगलिंग की दिक्कत है, ट्रैफिकिंग की दिक्कत है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे काफी टाइम पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू था, तो वो बता रहा था उसमें कि जब वो वापस आया था नेपाल से तभी वो पकड़ा गया था। तो यहाँ 5,000 करोड़ का एनुअली और ट्रैफिकिंग ऑफ 35,000 वेमेन। तो इस वजह से यहाँ पे ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का भी पॉइंट है कि ये एक ओपन बॉर्डर है, तो यहाँ पे ड्रोन्स यूज करने से ये सारी चीज़ें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके इन सबको कर्व करो। फिर उसके बाद पॉलिटिकल वोलेटिलिटी। 10 PM बदले हैं 15 साल में। तो ये एक और दिक्कत है कि नेपाल पॉलिटिकल वोलेटिलिटी, बांग्लादेश में माइनॉरिटी की क्राइसिस, श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट उन्होंने ले लिया है, पाकिस्तान टेररिज्म में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान कैन ऑल्सो बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म। इंडिया की पॉलिसी इंकंसिस्टेंसी है वहाँ पे, कि हम लोग ने रिकग्नाइज नहीं किया है अभी तालिबान को। तो ये सारी ऑल इन ऑल काफ़ी दिक्कतें हैं, और इन पे ही हमें काम करना है। तो एक कंक्लूजन, आप ये दोनों कंक्लूजन लिखो, जैसे कि फ्रॉम ट्रांजिट पार्टनर टू एनर्जी पार्टनर, इंडिया नेपाल रिलेशंस आर नाउ फंडामेंटली ड्रिवन बाय 10,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर। और फिर अगर चाइना से रिलेटेड है तो आप ये वाला कंक्लूजन लिख सकते हो। एक और कंक्लूजन आप लिखो कि फॉर इंडिया नेपाल इज पुण्य भूमि, एंड फॉर नेपाल इंडिया इज कर्म भूमि। ठीक है, तो ये था आपका पूरा इंडिया नेपाल रिलेशंस। क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंट्रो होना चाहिए, क्या कंक्लूजन होना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मूविंग ऑन टू इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। तो यहाँ पे देखो, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंडिया का बांग्लादेश पे। और अभी जो रिसेंट में आपने देखा कि शेख हसीना की जो वहाँ पे जो क्राइसिस चल रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, उनको वहाँ से एस्केप करना पड़ गया और यहाँ पे आना पड़ गया। एक और चीज़ आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि अभी थोड़े रिलेशन थोड़े टर्बुलेंट हैं। लिखो कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान हेल्ड फर्स्ट ट्रायलेटरल फॉरेन ऑफिस डिस्कशन विच कैन बी अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया। ठीक है, अब आपको अगर एक पॉजिटिव नोट पे थोड़ा सा इंट्रो लिखना है तो आप लिख सकते हो, फ्रॉम जॉइंट एनर्जी ग्रिड्स टू बॉर्डर हार्ट्स, इंडिया बांग्लादेश हैव इवॉल्व फ्रॉम बॉर्डर टू कनेक्टिंग पीपल,
टू ट्रांसफॉर्मिंग ज्योग्राफी फ्रॉम अ बैरियर टू ब्रिज ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बढ़िया इंट्रोडक्शन हो सकता है दो तरीकों से। इसमें आप एक ये फैक्ट यूज कर लो कि 1496 का एक लैंड बॉर्डर भी है बढ़िया सा। और इसके बाद एक 1971 की जो लिबरेशन वॉर थी जिसमें इंडिया ने हेल्प किया था टू गेट बांग्लादेश फ्रॉम दी एट्रोसिटीज जो पाकिस्तान कमिट कर रहा था। एंड हमारी फोर्सेस गए थे एंड जीत के आए थे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि फंक्शनली इंटरडिपेंडेंट बायलैटरल रिलेशंस हैं, और जिसको अभी टेस्ट पे रखा गया था अगस्त 2024 में, जब वही शेख हसीना वाली पॉलिटिकल जो ट्रांजिशन हुआ था जिसमें रजीम चेंज हुई थी एंड मोहम्मद यूनस की सरकार आई थी। और उस सरकार में काफ़ी मतलब अभी मैंने कहा ना टर्बुलेंट रिलेशन रही थी। जो इस्कॉन के मॉन्क थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, माइनॉरिटी क्राइसिस चल रही थी, एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग उसमें इश्यूज में पढ़ेंगे। खैर, अब क्या इसमें कोट आप ड्रॉप कर सकते हो एक आध कि लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 इज द इटर्नल बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, लिबरेशन वॉर का रेफरेंस देके ये कोट है। और फिर दूसरा है बांग्लादेश इज द स्ट्रेटेजिक गेटवे कनेक्टिंग इंडिया नॉर्थ ईस्ट विद साउथ ईस्ट एशिया। अब ये अगर एक्ट ईस्ट से रिलेटेड कुछ आ जाए तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो कि अभी एक्ट ईस्ट तो बन गया है एक्ट पास्ट। और एक्ट पास्ट और एक और चीज है कि अष्टलक्ष्मी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कैसे हम लोग को बेटर यूज पे रखना है इन सारी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एक्ट ईस्ट, एक्ट पास्ट एंड अष्टलक्ष्मी। अब आ जाओ क्या सिग्निफिकेंस है ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो हमारा बायलेटरल ट्रेड है वो $14 बिलियन का है। इसको आप लोग एक ग्राफ के थ्रू ऐसे दिखा सकते हो। एक बार चार्ट बनाओ, ग्राफ दिखाओ, बार चार्ट बनाओ और $14 बिलियन का। और बांग्लादेश इज द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ग्लोबली। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया ने $8 बिलियन की एक्टिव लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड की है। ये लार्जेस्ट डेवलपमेंटल कमिटमेंट है किसी भी सिंगल नेशन को, 8 बिलियन की। अब अभी बताओ श्रीलंका को कितनी थी जब उनके यहाँ क्राइसिस नहीं चल रही थी तो वहां पे श्रीलंका को हम लोगों ने कितना एक्सटेंड किया हुआ था। नेक्स्ट ये है कि बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर है। और इसमें कैच क्या है कि डिपेंडेंट हेवली ऑन इंडियन रॉ कॉटन एंड yarn। ठीक है, और फिर लेदर ट्रेड ऑल्सो एक्सीड $1 बिलियन। तो ये सारा था इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की क्या ट्रेड है, कितना हम लोगों ने उनको लाइक एक्टिव लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की है उनके डेवलपमेंटल कमिटमेंट को मीट करने के लिए। और अभी हम लोगों ने आपने देखा होगा कि अभी क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस चल रही थी वॉर की वजह से, तब भी हम लोगों ने उनको उसमें भी हेल्प आउट किया था। तो ये सब हो गया ट्रेड और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या क्या है। अब आ जाओ रीजनल एनर्जी ट्रांजिट ट्रेड जो है कि एनर्जी कोऑपरेशन में क्या स्कीम चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश का। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स ओवर 1100 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। ये जो लार्जेस्ट है साउथ एशिया में क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पार्टनरशिप इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, ये सबसे बड़ी है। और जो उनकी जो डोमेस्टिक ग्रिड की जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करने के लिए वी हैव अ गोड्डा पावर प्लांट। ये 1600 मेगावाट का है और ये झारखंड में है। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा सा प्राइस रीनेगोशिएशन जो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज अंडर प्राइस रीनेगोशिएशन। इसमें थोड़ा सा इशू है कि जो बांग्लादेश है उसको लगता है इट इज पेइंग अप्रोक्सीमेटली $400 मिलियन ज्यादा पे कर रहा है वो इंडिया को। तो उसके हिसाब से रीनेगोशिएशन होना चाहिए जो भी प्राइस है दोनों नेशंस के बीच में। उसको लगता है कि दिस इज ओवर प्राइस। ठीक है, अब एक न्यूक्लियर कोऑपरेशन में आप एक अलग पॉइंट डाल सकते हो कि जॉइंट टेक्निकल एंड ट्रेनिंग सपोर्ट। बांग्लादेश की जो पहली न्यूक्लियर फैसिलिटी है रूपपुर में, उसको न्यूक्लियर कोऑपरेशन के थ्रू इंडिया उसको टेक्निकल और ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, और हम लोग क्यों दे पाए हैं क्योंकि वी आर एक्सट्रीमली वर्किंग हार्ड और बहुत ज़्यादा पेस से हम लोग बढ़ रहे हैं भाभा का 3 स्टेज जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वी हैव बेटर कैपेबिलिटीज, वी हैव बेटर इक्विपमेंट, बेटर फंडिंग। तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं एंड उससे हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं बांग्लादेश को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्या कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का एक ही एम होता है कि डिस्टेंस रिड्यूस करेंगे, टेरेन को जो भी है टेरेन के उस पे जो दिक्कतें आ रही हैं उसको बाईपास करेंगे, फिर उसको डिस्टेंस रिड्यूस करके लॉजिस्टिक कॉस्ट घटा देंगे। तो ये है पूरा एम जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे अगरतला अखौरा रेल लिंक। ठीक है, ये 12 किलोमीटर का है, ये रिड्यूस करता है ट्रांजिट टाइम, है ना। 1600 किलोमीटर से जस्ट 500 किलोमीटर पे आ जाओगे। देन वी हैव मेत्री सेतु, ये 1.9 किलोमीटर का है ओवर फेनी रिवर। और ये स्लैश करेगा, रिड्यूस करेगा नॉर्थ ईस्ट की कार्गो लॉजिस्टिक ओवरहेड्स बाय 30%। 30% से ये
कार्गो लॉजिस्टिक ओवरहेड्स को ये खत्म करेगा, कम करेगा। तो ये दो चीजें हो गई आपकी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में, अगरतला अखौरा रेल लिंक और एक मेत्री सेतु। देन वी हैव सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। अब देखो दो एक्सरसाइजेज हैं, एक आर्मी की एक्सरसाइज है, एक नेवी की एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज है बोंगो सागर, इसमें आपको सागर दिख रहा होगा तो ये ऑफकोर्स नेवी की है। एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज संप्रीति। एक और एक्सरसाइज है एक्सरसाइज मिलन। तो ये दो तीन एक्सरसाइज आप लिख सकते हो जो भी सिक्योरिटी कोऑपरेशन में। दूसरा है कि एक लैंडमार्क हैंडओवर दिया था उल्फा मिलिट्री चीफ जो है अनूप चेतिया का 2015 में। तो ये रीजनल काउंटर इंसर्जेंसी का दोनों देश मतलब अलाइन हो रहे हैं इस चीज में, तो उन लोगों ने हैंड ओवर दिया। ये इंटरनल सिक्योरिटी में भी आप ये पॉइंट खुद कर सकते हो। देन वी हैव बॉर्डर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बॉर्डर सेटलमेंट। बॉर्डर सेटलमेंट में वो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएगा जो हम लोगों ने नहीं, जो 162 एनक्लेव्स जो स्टडी किए थे। तो और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में पहला है गंगा वाटर ट्रीटी। अब ये 30 साल पुरानी ट्रीटी है फॉर एलोकेटिंग लीन सीजन फ्लोज। अब लीन सीजन क्या होता है? लीन सीजन है दिसंबर टू मई वाला। तो इसमें तो जो जॉइंट रिवर कमीशन है वो मॉनिटर करती है 54 शेयर ट्रांसबाउंडरी रिवर्स को। ठीक है, इन सारे रिवर्स को मॉनिटर करती है। ये 1996 में ट्रीटी साइन हुई थी। तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में ये, और एक दूसरी ट्रीटी है तीसरा वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट। ये पेंडिंग है, ये स्टॉल्ड है 1983 से, क्योंकि जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन थे वेस्ट बंगाल के चलते। तो इसमें क्या था कि नॉर्थ बंगाल और सिक्किम को ज़्यादा इन दोनों की वजह से इंडिया वांटेड 55% शेयर। तो वो हो नहीं पाया, इसी वजह से ये रुकी हुई है, ये सॉल्व है ये ट्रीटी। देन आई सेड द लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट, ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। एंड इसकी वजह से जो बाउंड्रीज ऑल्टर हुई हैं वो है असम की, वेस्ट बंगाल की, मेघालय की और त्रिपुरा की, इन 4 स्टेट्स की बाउंड्री ऑल्टर हुई है। देन वी हैव दी मैरीटाइम बाउंड्री सेटलमेंट जो यूएन क्लॉस की एक ट्रिब्यूनल ने कराया था, और बांग्लादेश को अवार्ड किया उसने 19,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये पीसफुली ये डिस्प्यूट सेटल हो गया जो मैरीटाइम बाउंड्री का इशू था। तो ये हमारा हमने देखा ये 3 4 पॉइंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में और बॉर्डर सेटलमेंट में। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्या फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं इन दोनों देशों के बीच में, क्या पॉइंट्स ऑफ प्रेटेंशंस हैं, क्या ब्लॉकर्स हैं इन दोनों देशों के बीच में। तो पहला है पॉलिटिकल ट्रांजिशन, जो कि मैंने बताया मोहम्मद यूनस की सरकार आ गई। अब वहाँ पे वी सी अ क्राइसिस ऑफ माइनॉरिटी। देन वी हैव दैट अरेस्ट ऑफ इस्कॉन मॉन्क। ठीक है। सेकेंड इज ये जो तीसरा वाटर स्टैंड ऑफ है, प्रोलॉन्ग डिले हो रहा है ना उस ट्रीटी को साइन करने में, जिसकी वजह से चाइना ऑफर्ड $1 बिलियन। अब चाइना, यही दिक्कत है, जहाँ पे भी हम लोग फेल करते हैं वहाँ चाइना तुरंत आ जाता है उस गैप को फिल करने। ठीक है, और नेबरहुड में वो यही कर रहा है, हर जगह वो यही कर रहा है, और एक स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट कर रहा है इंडिया का, क्योंकि वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो वो ऐसे स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट करके इकोनॉमिकली सेक्लूड कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। देन वी हैव दैट अडानी पावर कंट्रोवर्सी, जिसमें वो गोड्डा पावर प्लांट था, उसके टैरिफ्स आर ओवर प्राइस, जिसकी वजह से $400 मिलियन बांग्लादेश को लगता है कि हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। देन वी हैव रोहिंग्या रेफ्यूजीज। बांग्लादेश होस्ट 1.1 मिलियन डिस्प्लेस रोहिंग्या, और सबसे ज़्यादा जो एक कॉक बाजार करके एक जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोहिंग्या वहाँ पे हैं। और ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारे देश में, वेस्ट बंगाल असम में। पर वहाँ पे एक क्राइसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो जाता है, क्योंकि और पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे देश की पॉपुलेशन ही हमसे नहीं संभल रही। देन वी हैव रोहिंग्या क्राइसिस एज वेल। तो फिर वो समझ रहे हो सारी एम्प्लॉयमेंट में और जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें वो अपना हिस्सा लेते हैं। देन इट इज़ एन इशू ओवर देयर। फिर उसके बाद वी हैव माइनॉरिटी क्राइसिस, लाइक आई सेड, दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद ये इसकी बांग्लादेश की प्रॉक्सिमिटी है गोल्डन ट्रायंगल के पास। तो फिर वो ड्रग्स और इन सारी चीज़ों की जो इलिसिट एक्टिविटीज़ हैं वो एम्पलीफाई होती हैं। देन वी हैव हिल्सा फिश इशू। ये इसकी फिशिंग पे बैन कर दिया गया है, इसकी पॉपुलेशन डिप्लीट हो रही है। तो हिल्सा फिश इशू एक और प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद एक और चाइना का फैक्टर, जैसे चाइना ने यहाँ पे $1 बिलियन दे के गैप फिल किया ना, इंडिया जो ट्रीटी साइन नहीं कर पा रहा था, वहाँ चाइना ने $1 बिलियन ऑफर किए तीसरा रिवर मैनेजमेंट में। ऐसे ही चाइना जो है वो बांग्लादेश को पहले उसने BRI ज्वाइन कराया, विच इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। फिर उसमें चाइनीज जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे जो कि क्लोज टू $10 बिलियन पे, इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पद्मा ब्रिज। ठीक है, वहाँ पे भी ये आ गया। और ऐसे ही मैंने बताया ना, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट इसने ले लिया 99 ईयर्स की लीज पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन
आप एक कंक्लूजन में लिख सकते हो कि इंडिया एंड बांग्लादेश नीड टू लेवरेज सोनाली अध्याय ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। अदरवाइज आप ये सारे भी ये दोनों कंक्लूजन में लिख सकते हो कि द अगस्त 2024 regime change represent इंडियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट नेबरहुड चैलेंज। अब क्यों ये इतना बड़ा चैलेंज है? बिकॉज इंडिया स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी, इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इंडिया बिलीव्स इन डायलॉग। बट वहाँ पे जो सरकार आई, वहाँ पे अब रिलेशंस और टर्बुलेंट हो गए और दिक्कतें हो गई। जो पीएम थे उनको आउस्ट कर दिया गया। तो दीज आर द इश्यूज। इस वजह से forcing a transition from personal political rapport to deep structural interdependence। ठीक है। तो ये दिक्कत थी। देन वी हैव इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस। अब यहाँ पे क्या है कि अभी आपने देखा कुछ टाइम पहले भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी। तो इंडिया ने एक्सटेंड किया था लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को। और यहाँ चाइना की भी काफ़ी प्रेजेंस है, तो इस वजह से इंडिया को और एक्टिवली एंगेज करना पड़ रहा है श्रीलंका के साथ। तो इट इज सेपरेटेड बाय 22 किलोमीटर्स ऑफ पार्क स्ट्रेट, रैंकिंग देम अमंग द वर्ल्ड्स क्लोजेस्ट मैरीटाइम नेबर्स। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पे, वेयर 50% ऑफ ग्लोबल कंटेनर शिपिंग ट्रांजिट्स डेली। तो इस वजह से श्रीलंका एक स्ट्रेटेजिक एक तरीके से एसेट भी है हमारे लिए। अगर हम उनके साथ ऐसे एंगेज करेंगे, उनको जब इकोनॉमिक क्राइसिस या कोई भी क्राइसिस आएगी तो उनको हेल्प आउट करेंगे। तो किस तरह चीज़ें हैं। अब इसमें दो कोट्स जान सकते हो कि द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका आर इनडिविजिबल इन द इंडियन ओशन रीजन। अब इंडियन ओशन रीजन आपको सबको पता ही है ये कितना इंडो पैसिफिक का जो विजन है ये कितना क्रूशियल हो गया है इस टाइम पे। क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑकस करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं बताओ, AU KUS। तो इस वजह से इंडियन ओशन रीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया और श्रीलंका की? देखो, ट्रेड और इमरजेंसी फाइनेंशियल लाइफलाइंस। तो बायलेटरल जो ट्रेड है वो $5 बिलियन पे है। हम लोगों ने एक FTA साइन किया था जो 2000 से एक्टिव है। ठीक है। FTA हैज बीन एक्टिव सिंस 2000। तो ये दो चीज़ें हैं। देन वी हैव अ 4 बिलियन इन इमरजेंसी क्रेडिट स्वैप्स एंड फ्यूल एड ड्यूरिंग श्रीलंका 2022 में जो उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था पूरी। जो इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो गई थी, वहाँ पे हम लोगों ने 4 बिलियन उनको एक्सटेंड किया। और हम लोगों ने उनको पेरिस क्लब में भी काफ़ी असिस्ट किया एंड हेल्प आउट किया, ताकि जो उनका 50 बिलियन का जो एक्सटर्नल डेट है वो कायदे से रिस्ट्रक्चर हो जाए। हाँ। हेल्पिंग अनलॉक इट्स IMF प्रोग्राम। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने उनको काफ़ी हेल्प किया। और जो हम लोगों ने 4 बिलियन का जो इमरजेंसी क्रेडिट्स उनको एक्सटेंड किए थे ना, ये लार्जेस्ट बायलेटरल रेस्क्यू पैकेज है श्रीलंकन हिस्ट्री में। ये विच इज इन अकॉर्डेंस विद आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड ऑल्सो क्योंकि चाइना अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है वहाँ पे, तो हम लोग को भी काम करना पड़ेगा ढंग से। देन वी हैव एनर्जी एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। अब एनर्जी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है? ट्रिनकोमाली एनर्जी हब है। ठीक है। ये 99 मैसिव स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज टैंक्स को रिहेबिलिटेट करेगा। देन वी हैव ओपन स्काई अरेंजमेंट एक है। फिर वी हैव एयर बबल अरेंजमेंट। फिर एक फेरी सर्विस है दोनों देशों के बीच में। देन वी हैव इंडिया श्रीलंका पावर ग्रिड जो 40 मेगावाट का है ना, टू कनेक्ट द नेशनल ग्रिड। फिर इसके बाद वी हैव नागापट्टिनम कंकेसंथराई फेरी सर्विस है। ये फिर से ये रिस्टैब्लिश की गई है 2023 में टू ऑफर अस 6 आवर मैरीटाइम रूट, है ना, टू रिड्यूस 30 घंटे के बजाय आप 6 घंटे में ही पहुंच जाओगे। फिर वी हैव वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। ये कोलंबो पोर्ट का जो एक्सपेंशन है ये इंडिया हैज बैक्ड दिस। ये दिस इज इन कंपैरिजन विद वो चाइना ने जो हम्बन टोटा पोर्ट किया था, इस वजह से इंडिया ने इसको एक्सपेंशन का टास्क उठा लिया। फिर उसके बाद सिक्योरिटी, डिफेंस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ पर जो जो एक्शंस हुए हैं कि एनुअल मिलिट्री ड्रिल एक होती है जिसको कहते हैं एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ठीक है। एक और है कि जॉइंट सिक्योरिटी कोऑपरेशन बाया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में कौन कौन से लोग हैं? इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव है और मॉरिशस है। फिर टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में क्या है? सबमरीन केबल सिस्टम है फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद सिविलाइजेशन और सॉफ्ट पावर लिंक्स में क्या क्या है? एक हम लोग ने ग्रांट दी है अनुराधापुरम यूनिवर्सिटी के लिए। फिर हम लोग वी वांट टू इंटीग्रेट श्रीलंका इन रामायण सर्किट। ठीक है। दो चीज़ें हो गई सॉफ्ट पावर में। फिर उसके बाद सबको पता है एंशियंट हिस्ट्री में जब हम लोगों ने पढ़ा था कि अशोका was सेंडिंग महेंद्र एंड संघामित्रा इन 3rd सेंचुरी।
टू इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म वहाँ पे, है ना। एक और डेवलपमेंटल एड जो हम लोगों ने दी है फॉर बिल्डिंग जाफना कल्चरल सेंटर एंड रिकंस्ट्रक्टिंग 50,000 आईडीपी हाउसेस। जो वॉर अफेक्टेड नॉर्दर्न और जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं वहाँ पे 50,000 आईडीपी हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। तो ये हैं आपके सारे क्या बोलते हैं पॉइंट्स हो गए। सिविलाइजेशन और सॉफ्ट पावर में हो गए, सिक्योरिटी में हो गए, डिफेंस में हो गए, कनेक्टिविटी में हो गए, ट्रेड में हो गए, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट कितना एक्सटेंड किया गया, ये सारे पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंस बिटवीन द रिलेशन क्या है इंडिया और श्रीलंका में। फिर आ जाओ आगे, की चैलेंजेस और फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या है। देखो एक चाइना का तो पॉइंट हर जगह ही रहता है कि कैसे वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो है ना वो कैसे अपना रहा है। हम्बनटोटा पोर्ट को उसने ले लिया 99 ईयर की लीज पे, ठीक है। फिर चाइना BRI इन्वेस्टमेंट टोटल $7 बिलियन, इंक्लूडिंग कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट। ये भी एक प्रोजेक्ट उसने उठा लिया हम्बनटोटा के साथ, कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट। फिर तमिल डेवोल्यूशन इशू। अब जो 2 मिलियन श्रीलंकन तमिल हैं, दे वांट डेवोल्यूशन ऑफ पावर। और ये किसके अंडर वो चाह रहे हैं? 13th अमेंडमेंट के थ्रू चाह रहे हैं, एंड दिस इज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। फिर उसके बाद जो फिशरमैन स्टैंड ऑफ है कि जो फिशरमैन अननोइंगली पार कर जाते हैं श्रीलंका की इन श्रीलंकन वाटर्स, फिर उनको वहां पे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। फिर उसके बाद एक चीज और है कि जो कच्छातीवू आइलैंड है, इसको इंडिया ने सीड कर दिया था श्रीलंका को 1974 में। तो ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू बना रहता है। Then we have a problem of bureaucratic delays, or we can call it red tapeism, कि इंडिया promises बट चाइना delivers। तो हम लोगों को इस पे भी काम करना है कि कोई भी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज ना हो, जो भी हम लोग प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं वो हम लोग टाइमली कंप्लीशन हो उन प्रोजेक्ट्स का। फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाला इशू है कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, फिर उसके बाद जल्दी सरकारें बदल रही हैं, तो वहाँ पे एक और दिक्कत है। फिर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक दिक्कत है कि जो बॉटम ट्रॉलिंग है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है ऑफ फिशिंग कि एक साथ बहुत सारी फिशेज ये लोग पकड़ लेते हैं, एंड जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो डिप्लीट कर रही है। देन वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो रेफ्यूजी क्राइसिस भी होएगी वहाँ पे। फिर वो रेफ्यूजीज बाहर भाग के इंडिया आएंगे, तो फिर एक और वो दिक्कत है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट्स ऑफ चैलेंज हैं या ब्लॉकर्स हैं दोनों की रिलेशनशिप में। एंड इसको आप लोग कंक्लूड कर सकते हो दो तरीकों से, कि एक तो आप लोग ये वाले कंक्लूजन लिख सकते हो कि द 99-year लीज ऑफ हम्बन टोटा पोर्ट remains वन ऑफ द मोस्ट विविड एग्जांपल्स ऑफ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। अगर चाइना से रेट करके कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसकी एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑन इंडियाज मैरीटाइम डोर स्टेप, कि इंडिया कितना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है श्रीलंका का और चाइना इतनी क्लोज है। आप एक और लिख सकते हो कि मित्रत्व मग्गा, इसको लिखो इसमें नहीं है नोट्स में, कि मित्रत्व मग्गा, दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ऐसे आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या इंट्रो था, क्या कंक्लूजन था, क्या प्रॉब्लम्स थी, सब बता दिए गए। मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाओ भाई इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप में। अफगानिस्तान इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, क्योंकि इनको कोई जीत नहीं पाया है, ठीक है। इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। देन वी हैव, देखो बहुत पुराने टाइम से जो सिविलाइजेशनल टाइज है, कि पहले एंशियंट सिल्क रोड और बुद्धिस्ट हेरिटेज, यहाँ से इंडिया के जो सिविलाइजेशनल टाइज है वो अफगानिस्तान से है। एंड बुद्धिस्ट कैसे, जो बामियान बुद्धा जो वहाँ पे था, जिसको तालिबान ने बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। फिर रिसेंटली अभी एक विजिट दिया था आमिर खान मुतक्की ने, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तालिबान। तो ये आए थे अभी कुछ टाइम पहले, आमिर खान मुतक्की। देन इंडिया ने 3 बिलियन लग इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया के, है ना, बहुत सारे हाईवेज, उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग, ऐसे लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनरशिप है ये ग्लोबली। इतना इंडिया ने 2001 से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ पे। इसको आप इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस लिख सकते हो। देन इंडिया प्राइमरी गेटवे टू सेंट्रल एशिया। अब प्राइमरी गेटवे टू सेंट्रल एशिया क्यों है भाई? क्योंकि पाकिस्तान ने ब्लॉक किया हुआ है जो तापी पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो वो भी इसी वजह से वहाँ पे इशू है, क्योंकि पाकिस्तान इज लाइक अ लॉन्च पैड ऑफ टेरर, तो वो तो कोई कोऑपरेशन रखना नहीं चाहता है। इनफैक्ट न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पे उसका फोकस है। तो इस वजह से उसके साथ तो कोई जब है ही नहीं पार्टनरशिप, तो इस वजह से जो प्राइमरी हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट अफगानिस्तान को बनाया जाए थ्रू
चाबहार कॉरिडोर या जराज दिलाराम हाईवे जो है, चाबहार पोर्ट अभी आगे पढ़ेंगे, तो इससे क्यों ना सेंट्रल एशिया की मार्केट खोली जाए, क्योंकि इंडिया का जो सेंट्रल एशिया का एक्सेस है वही लिमिटेड है, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत कम हो रहा है, 2 बिलियन के आसपास का ट्रेड हो रहा है, बाकी चाइना वाइना 50-50 बिलियन के आसपास कर रहे हैं। तो ये सारी दिक्कत है। अब इसमें एक कोट आप ये लिख सकते हो कि इंडिया हैज नो फुल स्टॉप इन अफगानिस्तान, आर कमिटमेंट टू द अफगान पीपल रिमेन्स परमानेंट। ठीक है, इस कोड को भी आप इंट्रोडक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। देन वी हैव क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो कि मैंने बताया, एक द्रास दिलाराम हाईवे है, एक चाबहार पोर्ट है, जिससे हम लोग को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा, और इससे चाबहार द्रास दिलाराम कॉरिडोर एक बना दिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से, ताकि टू अनलॉक ट्रांजिट टू सेंट्रल एशिया, ये फैसिलिटेट करेगा अफगान मार्केट्स को, सेंट्रल एशिया की मार्केट्स को। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो और ओपन करेगा। बाकी जो सॉफ्ट पावर से और बाकी जो आई टेक प्रोग्राम जो मैंने बताया ना, टेक्निकल इकोनॉम कोऑपरेशन है, उससे उसके थ्रू तो हम लोग सब कर ही रहे हैं, उनके पर्सनल्स को ट्रेन कर रहे हैं, सारी चीज़ें, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो एनर्जी एंड मिनरल सिक्योरिटी में, अब जो तापी पाइपलाइन है साइड कि वहाँ पे दिक्कत आ रही है पाकिस्तान की वजह से, तो दैट इज अनदर थिंग। अब सलमा डैम जो है, इट प्रोवाइड्स 42 मेगावाट ऑफ पावर, और ये इरिगेट करता है 75,000 हेक्टेयर को, जो सलमा डैम है उनका। ये इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी इसे कहा जाता है। देन वी हैव द तापी पाइपलाइन, ये 33 BCM ऑफ नेचुरल गैस एनुअली इसको डिलीवर करना था, ये तुर्कमेनिस्तान के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया। फिर उसके बाद इट इज 1 ट्रिलियन इन मिनरल रिजर्व, जैसे कि लिथियम, कॉपर एंड रेयर अर्थ है। और यहाँ पे भी यही दिक्कत है कि चाइना जो है ना, वो मिनरल कोऑपरेशन एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। तो चाइना इज एवरीवेयर। फिर क्या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन है। अफगानिस्तान वर्क वंस अ लॉन्च पैड ऑफ टेररिस्ट IC-814 जो हाईजैक हुआ था, फिर उसके बाद अभी करंटली आइसिस के जो है ये आइसिस खुरासन ये एक्टिव है अफगानिस्तान में। फिर उसके बाद 2008 की काबुल एम्बेसी बॉम्बिंग बाय द हक्कानी नेटवर्क। तो एक प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट की ज़रूरत है तालिबान के साथ। और हमारा जो अभी सबसे मेन इशू है वो पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी का है। अब पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी का इशू कैसे है कि हम लोगों ने पहले तो ये सोच के रखा था कि जो भी सोल्यूशन निकलेगा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, इट वुड बी अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान मैनेज्ड। बट फिर उसके बाद अब हम लोग कोऑपरेशन की तरफ सीख कर रहे हैं तालिबान के साथ, विच इज़ वेरी नाइस, बट अभी तक हम लोगों ने उनको रिकग्नाइज नहीं किया, तो वहाँ पे ये एक दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से एक पॉलिसी में कंसिस्टेंसी चाहिए तालिबान के साथ अभी। और जैसे जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है वो अभी आए हैं तो रिसेंटली, तो दिस इज वन पॉजिटिव स्टेप। फिर आ जाओ सॉफ्ट पावर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो सबको पता है कि अफगानिस्तान की जो टीम थी वो नोएडा नोएडा में स्टेडियम था, वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, और BCCI ने सपोर्ट किया है अफगान क्रिकेट डेवलपमेंट। उनके जो होम मैचेस हैं उनको यहाँ इंडिया में होस्ट किया, और उनको टेस्ट स्टेटस पर राइज करने में काफ़ी ही हेल्प की BCCI ने। फिर उसके बाद वी हैव एक हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। फिर उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग जो है 4,000 अफगान स्टूडेंट्स की अंडर दी आईटेक स्कीम में हो रहा है ना, ये 160 कंट्रीज में ऑपरेट करती है आईटेक स्कीम। 25,000 अफगान नेशनल हैं वो इंडिया में रह रहे हैं। ये भी एक अलग दूसरा फैक्ट है सॉफ्ट पावर कैपेसिटी बिल्डिंग में। फिर जो उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये भी इंडिया ने फैसिलिटेट की थी, 90 मिलियन लगा था। फिर एक डायस्पोरा के लिए हम लोगों ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान। अब क्या पॉइंट्स ऑफ चैलेंज हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो पहली चीज़ तो मैंने कहा, बताया ना कि आपको तालिबान रिकग्निशन अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया है, और इसलिए पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी है, और इंडिया फेसेस अ डिप्लोमेटिक डिलेमा, है ना, ऑफ बैलेंसिंग pragmatic सिक्योरिटी एंगेजमेंट विद तालिबान अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमन राइट्स, जो कि हम लोग का एक इशू है म्यांमार के साथ भी, क्योंकि वहाँ पर भी मिलिट्री टेक ओवर हो गया है, एंड इंडिया स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी। तो इसको बैलेंस करना, यही तो दिक्कत है कि तालिबान जो है वो डेमोक्रेसी से तो चल नहीं रहा है। तो ये इंडिया के लिए एक चीज़ हो गई है, बट स्टिल वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स कि एक कंसिस्टेंसी लाए पॉलिसी में और रिकग्निशन की तरफ। फिर उसके बाद पाकिस्तान ट्रांजिट ब्लॉक, लैक ऑफ डायरेक्ट लैंड बॉर्डर,
अलाउस पाकिस्तान टू ब्लॉक ओवरलैंड ट्रेड, क्योंकि मैंने बताया था ट्रेड दिक्कत हो रही सेंट्रल एशिया के साथ, अफगानिस्तान की जो मार्केट है यहाँ पे एक ये दिक्कत है। फिर एक चाइना पाकिस्तान का जो एक्सेस है, जैसे सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइनाज एफर्ट्स टू एक्सटेंड सीपेक इनटू अफगानिस्तान एंड सिक्योर माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो चाइना है ना वो बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रहा है माइनिंग सेक्टर में अफगानिस्तान में। तो फिर वहाँ पे एक इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसके बाद इंडिया ने, मैंने बताया ना, 2001 से हेविली इन्वेस्ट किया है। अब जब इतना आप हेविली इन्वेस्ट कर रहे हो, $3 बिलियन, तो और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब स्टॉल हो गए हैं, तो वापस हमें काम करना है कि वो सारे प्रोजेक्ट्स फिर से वापस रन करें, एग्जीक्यूट हो, और हमें उसका बेनिफिट मिले। तो ये चीज़ है। देन अफगानिस्तान प्रॉक्सिमिटी विद गोल्डन क्रिसेंट, तो वहाँ पे एक नार्को टेररिज्म का भी एंगल है, ये भी आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ोगे। तो एक ये भी एक दिक्कत है, प्रोड्यूसिंग 80% ऑफ वर्ल्ड इलिसिट ओपीएम, 80% जो दुनिया की इलीगल ओपीएम है वो वहीं से ही हो रही है। तो ये एक और इशू है। अब देखो आप इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि with despite investing 3 billion, India faces a structural challenge of having no direct overland access and no formally recognized government in Kabul, है ना। तो इस पे हमें काम करना है। एक और बेटर इंट्रोडक्शन आप लोग देख सकते हो, इसको लिखो, नो फुल स्टॉप इन अफगानिस्तान, hence India's policy is not monolithic but constantly evolving. India must harmonize both strategic pragmatism and humanitarian principles to preserve stability and safeguard its neighborhood। तो ये हो गया आपका इंडिया अफगानिस्तान।